Today's topic is Biot-Savart's law. बायोट-सावर्ट्स लॉ बेटा ध्यान करेंगे, हमने जो डिस्कस किया है अब तक इस यूनिट में। सबसे पहले आया ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने बताया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? देन एम्पियर्स आया, मैक्सवेल आया, एंड दे टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू उन्हें भी नहीं बताई। अब वैल्यू निकालने के लिए हमने भी नहीं पता थी। लोरेंटेज आया, लोरेंटेज ने ये नहीं बताया वैल्यू कितनी होगी, पर लोरेंटेज ने ये बताया कि एक मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा, और नाम हो गया लोरेंटेज मैग्नेटिक फोर्स। इज दैट क्लियर? अब जो ये यूनिट थी वो तो क्या थी? मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका अपना मैग्नेटिज्म है, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, वो कितना होगा वो कैलकुलेट किया बायोट-सावर्ट्स ने। सो द नेम इज गिवन बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसका दूसरा नाम एक और है एम्पियर्स लैपलेस लॉ। एम्पियर्स लैपलेस लॉ, उन दोनों का भी काफी कंट्रीब्यूशन था इस फार्मूलेशन में। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक वायर है बेटा, ये वायर है मान लिया, इस वायर में करंट एंटर कर रहा है आई, किसी पार्टिकुलर पॉइंट से आई करंट है इसके अंदर। ये कह रहा है आई करंट इसमें से जा रहा है एंड वी हैव कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। भाई कोई भी वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कह रहा है इसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन इज कितना, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस वायर? That is calculated by Biot and Savart's. So the name is again Biot-Savart's law. से अब फिर हमने कहा कि जो बायोट-सावर्ट्स है वो सारे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकता। जैसे कुलाम्स लॉ था applicable for point charges only, it is also applicable for small length only, not the infinite lengths. So it states that, फिर हम वो डिस्कस करेंगे जो डायग्राम में है। It states that the magnetic field at a point, the magnetic field at a point due to a current element say dl। करंट एलिमेंट का मतलब बेटे ऐसी लेंथ जिसमें से करंट पास कर रहा हो, ऐसी स्मॉल लेंथ जिसमें से करंट पास कर रहा हो। एज प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। आईडीएल का मतलब होता है बेटे करंट एलिमेंट, अकेला करंट नहीं, करंट तो आई और डीएल उसकी लेंथ, करंट एलिमेंट। साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। वन बाय आर स्क्वायर। आर इज डिस्टेंस of point from DL। अब डायग्राम पे जाओ, जो ये बता रहे हैं हमने माना है। ये कह रहा है ये एक वायर है, इसमें से करंट जा रहा था आई, कोई भी, इसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना था। पूरी वायर का एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमने इस पे स्मॉल एलिमेंट माना डीएल, इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क कर दिया। एक छोटा सा एलिमेंट है डीएल,
पूरी वायर में से स्मॉल पोर्शन डीएल लेंथ का हमने कंसीडर किया, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, और उसका पी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आर है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, करंट एलिमेंट। ये एंगल नहीं लेना, एंगल लेना है करंट एलिमेंट के साथ। करंट एलिमेंट के साथ का मतलब जिस तरफ करंट जा रहा था उस डायरेक्शन के साथ, ठीक है, दैट इज। इन सबको कंबाइन किया तो इसकी वजह से अब जो मैग्नेटिक फील्ड आया, बट पूरी वायर का तो मैं कह देता भाई आई होगा, बी होगा। छोटी वायर का तो डीएल का तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा ही होगा, स्मॉल होगा, बिकॉज इट्स स्मॉल लेंथ, सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, दैट इज डीबी एंड इज प्रोपोर्शनल टू। ये कह रहा है बी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीबी है, वैल्यू कितनी, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इन तीनों वैल्यूज को मैंने कंबाइन कर दिया। dB is proportional to IDL sin theta by r square, और dB is equal to small k I dl sin theta by r square। बल्कि है ना, स्मॉल के मत लिखो, सीधा यही लिख दो, म्यू नोट बाई 4 पाई I dl sin theta by r square। ध्यान हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां पर आ गई म्यू नोट बाय 4 पाई, वेयर म्यू नोट बाय 4 पाई या इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल टू 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नोट बाय 4 पाई सारे की वैल्यू, जैसे वहां पे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हुआ करती 9 इंटू 10 पावर 9, यहां पे म्यू नोट बाय 4 पाई सारे की वैल्यू 10 पावर माइनस 7। इसको कई जगह यूं भी लिखा हुआ है, मतलब एक ही है, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। भाई म्यू नोट को अपनी तरफ रखूंगा तो बाकी सारी वैल्यू उधर चली गई। रिपीट कर रहा हूं ये बात मैं दोबारा से, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी थी मेरे को। हमें पता है ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा के बराबर हुआ होता है। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, यहां आईडीएल देखा और इसको वेक्टर फॉर्म जब लिखते हैं तो इसको लिख देते हैं आई क्रॉस डीएल। ये गलत है बेटे। क्यों गलत है, पहली बात तो आई स्केलर है और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होया करता। दूसरा, ए बी साइन थीटा का मतलब है थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का। यहां पे आई और डीएल तो एक के डायरेक्शन में है, थीटा तो किसके बीच का एंगल है, आर और डीएल का। तो हम इसको अब चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखनी थी मेरे को, इन वेक्टर फॉर्म। मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूं, पहले मैंने सिंपल लिखा डीबी, ताकि मैं इसको रीफॉर्म कर पाऊं, जैसे बनाना चाह रहा हूं वैसे बना पाऊं, आई डी एल आर बाई आर क्यूब। फर्क नहीं पड़ा, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड, स्क्वायर की जगह क्यूब होगा। ऐसा क्यों किया बता चुका हूं मैं, क्योंकि आर को इंट्रोड्यूस करना था मेरे को, क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में लिखना था, तो हाँ वो तो आएगा ही भाई। सो डीबी वेक्टर, अब मैं वेक्टर में गया, म्यू नोट बाई 4 पाई आई एज इट इज, इसको लिख दिया हमने डीएल क्रॉस आर। ये आ गया बायो सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है। अब इसकी वजह से तो क्या आया मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल ओनली, पर मेरे को तो किसकी वजह से निकालना है, ड्यू टू होल वायर, कंप्लीट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू कंप्लीट वायर इज बी एंड इज इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। कुछ नहीं हुआ, डीबी का इंटीग्रेशन कर दो। डीबी की वैल्यू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा जैसा कि मैंने बताया बेसिक फार्मूला तो यही है, पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि वो हमें करंट की वैल्यू देगा ही नहीं। इसको और मैं वेक्टर्स की टर्म में ही रीअरेंज कर रहा हूं ताकि हर जगह हमारी फार्मूलेशन वैलिड है। करंट दे दिया तो ठीक है, ये डायरेक्ट है। कई बार वो हमें दे देगा चार्ज, करंट नहीं देगा। कई बार दे देगा करंट डेंसिटी, तो ये फार्मूलेशन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी वो देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा काम आएंगे या न्यूमेरिकल्स में। इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बट आप सभी को पता है करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। सो आई इज या जे इज आई बाई डी ए। एरिया को मैंने डी ए लिख लिया क्योंकि यहां डी एल थी लेंथ, स्मॉल लेंथ थी तो स्मॉल एरिया होगा। और आई इज जे डी ए, दैट मेक्स आई डी एल इज जे डी ए डी एल, दैट इज जे डी वी। बेशक इसने डी ए ना लिखते बेटा, नेवर मैटर, बेशक इसको ए लिख लेते। ए लिखते तो भी क्या आता, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। वो मर्जी है, वो रिप्रेजेंटेशन है, डी ए से लिख रहे हैं, ए से लिख रहे हैं। तो आई डी एल किसके इक्वल आ गया, जे डी वी। अब आपको पता है जे वेक्टर क्वांटिटी है और डी वी स्केलर, जस्ट रिप्लेस इट। डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई, आई को रिप्लेस कर दिया, जे क्रॉस आर बाय आर क्यूब। आर क्यूब करेंगे बेटा इसको इनटू डीवी। ये आ गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अगर चार्ज की टर्म में लिखना होता, फिर से मैं आई को रिप्लेस करता, आई कितना होता, क्यू बाय टी। टी लिखो या डिटी, नेवर मैटर, स्मॉल टाइम है तो डिटी लिख दिया। दैट मेक्स आई डीएल कितना होता, क्यू डीएल बाई डिटी और क्यू वी। डीएल बाई डिटी मीन्स वेलोसिटी, dl by dt is velocity, so the equation becomes same here. db vector is equal to mu naught by 4 pi। idl को मैं रिप्लेस करूंगा qv से। q क्या है, स्केलर, और वेलोसिटी वेक्टर। q as it is v cross r by r cube। that should be clear to you कि db की वैल्यू हमने तीनों सेंस में कैलकुलेट कर ली है, करंट डेंसिटी की टर्म में भी, चार्ज की टर्म में भी, और करंट की टर्म में तो मेन आर्टिकल हमारा था। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से यहां तक सफिशिएंट है। ये जो दोनों चीजें मैंने बताई हैं ये एक्स्ट्रा है, पर हमें पता होनी चाहिए, बाई चांस ऐसा कुछ मिल जाए। इट प्लेज द सेम रोल इन मैग्नेटिज्म एज द कूलम्ब्स लॉ। हालांकि कूलम्ब्स लॉ फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज एनालॉगस टू दैट। बेसिकली बायोट-सावर्ट्स लॉ एनालॉगस है कूलम्ब्स लॉ के। इट इज आल्सो कॉल्ड
एम्पियर्स लैपलेस लॉ। इसने वैल्यू तो बता दी, डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is calculated या find out by right hand thumb rule और कर्ल रूल, एक ही बात है। जो हमने कल डिस्कस कर लिया था। All of you know this one is north, south, east, west. पता होगा। Question number 1, a magnetic field is there from west to east. ये magnetic field है B, and the value is given to us 1.5 टेस्ला। 1.5 टेस्ला बेटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अपने यहाँ रोहतक में जितनी भी एमआरआई मशीन है, हाईएस्ट अब तक 1.5 की है। नरूला ने भी अभी नई लगाई है। जो एमआरआई करते हैं ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से आपके जो न्यूरॉन्स हैं, मसल्स हैं, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ कितनी जा रही है, कैसे जा रही है, वो इमेज क्रिएट करते हैं। और वो भी क्या है, बेसिकली न्यूरॉन्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, वेरी स्मॉल करंट, बताया था मैंने सेकंड यूनिट में, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो उस करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो कहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रखा है, कहां पे नहीं हो रखा है, उसकी हेल्प से इमेज क्रिएट करते हैं। दैट्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी क्लियर इमेज आएगी। पहले तो 0.5 टेस्ला की मशीन होया करती, आजकल 1.5 टेस्ला की रोहतक में आ गई है। ज्यादा फील्ड होगा तो ज्यादा क्लियर इमेज आएगी ब्रेन की। देख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इतना, वेस्ट टू ईस्ट। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए प्रोटॉन एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक प्रोटॉन है भाई, ये रहा, ये नीचे आ रहा है। प्रोटॉन का मतलब कैसा पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है। चार्ज कितना है इसका, 1.6 10⁻⁻19, क्योंकि वो बता रहा है प्रोटॉन है। ये कह रहा है इसके ऊपर फोर्स लगेगी, बताओ कितनी फोर्स लगेगी। आसान, एंगल कितना 90, एफ कितना क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू की वैल्यू 1.6 -19, वी की वैल्यू गिवन टू अस, V is 4 into 10⁻⁻7 plus 7, sorry, 4 into 10⁻7, magnetic field 1.5, sin 90 1, और F is equal to कैलकुलेशन करिए बेटा, ये आंसर आ गया, नोट कर दो इसको। अगर कोई आपसे पूछता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन क्या होती, वेस्ट टू ईस्ट, ये तो मैग्नेटिक फील्ड था, चार्ज इधर आ रहा था। फोर्स की वैल्यू क्या होती, वी और बी दोनों के क्रॉस होती, वी क्रॉस बी, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे, आगे आएगा, अभी बताया नहीं होगा। चार्ज जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स आएगी इस तरफ। तो ये फोर्स क्या लगती, आउटवर्ड्स, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, मैं लिखवा दूंगा अभी इसके बाद, न्यूमेरिकल के बाद। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं इस फोर्स को कंपेयर करो विद द वेट ऑफ प्रोटॉन। कंपेयर करने का मतलब है दोनों का रेशियो निकालो, दोनों ने डिवाइड करके दिखाओ। अब हमें पता है वेट ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, mg। प्रोटॉन का वेट कितना होता है 1.6 10⁻⁻27 kg, याद रख लियो भाई, इंटू 9.8।
ठीक है, एक्यूरेट और आगे जाओगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी, डिटेल में जाओगे तो 1.67, और आगे जाओगे तो 1.6724 आ जाएगी, इतना बहुत है। ये आ गया वेट ऑफ प्रोटॉन। नो डाउट ये फोर्स ज्यादा है, वेट कम है, कंपेयर करते हैं तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट F by W, that is 9.6 10 power minus 12, 1.67 9.8 10 power minus 27, or F by the weight is your answer. कंप्लीट कर लेंगे। द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज अप्रोक्सी 58 into 10 power 13 times the weight of proton. करंट लेंथ दे दी है 1 सेंटीमीटर, करंट 2 एम्पियर, डिस्टेंस 1 मीटर, थीटा 90 डिग्री, और पूछ लिया बताओ वाई एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक्स और वाई में एंगल बन रहा है 90, तो dBH 10 power minus 7 म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू इनटू आई 2 एम्पियर, dl बेटे dl 1 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट इट इन SI, SI में बदलोगे तो -2 मीटर, साइन 90 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r कितना है 1 मीटर, SI यूनिट है 1 का स्क्वायर 1, dBH 2 into 10 power minus 9 टेस्ला, और dBH 2 नैनो टेस्ला। ये तो आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कह रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हमें पता है dB होता है dB वेक्टर, डायरेक्शन जो होती है इसकी dB कैप वो किसकी होती है, dl क्रॉस r कैप की डायरेक्शन। dB इज परपेंडिकुलर टू dl, dB इज परपेंडिकुलर टू r, एक x एक y, सो इट इज अलोंग z एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, x और y का परपेंडिकुलर। नोट कर देंगे बेटा एक बार।